नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कर्नाटक विधानसभा में आरक्षण विधेयक हुआ पारित, तो छत्तीसगढ़ में इस पर मचा है बवाल। साथ ही बात करेंगे बस्तर में ईसाई आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर। एमबीबी पोल में आज आपको बताएंगे केरल की खबर, क्यों दांतों के चलते रुकी आदिवासी युवक की भर्ती। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक विधानसभा से आरक्षण विधेयक पास, कुल कोटा 56% पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा, सुनियोजित तरीके से ईसाई आदिवासियों पर हुए हमले। छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयकों पर सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन, किया राजभवन का घेराव। संसदीय पैनल ने केंद्र को लगाई फटकार, डी नोटिफाइड और खाना बदोश जनजातियों के वर्गीकरण में देरी पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के बाद अब कर्नाटक विधानसभा ने भी आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। राज्य विधानसभा में सोमवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने से जुड़े विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस बिल के तहत अनुसूचित जाति के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आरक्षण का कुल कोटा 56% पर पहुंच गया है। यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, यानी कि विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष का कहना है कि इस बिल से भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों का भला नहीं होगा, क्योंकि निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियों में कटौती की गई है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल का लाभ तभी होगा जब निजी क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। कर्नाटक में सत्ताधारी दल बीजेपी की कैबिनेट ने बीते 8 अक्टूबर को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी थी। अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नवंबर से लागू भी कर दिया गया था। अब इस अध्यादेश को कानूनी तौर पर अमल करने के लिए इस बिल को विधानसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मिशन में जुटी है। इसके लिए बीजेपी के पास कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। राज्य में अगले साल यानी 2023 के अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें से 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर। विजय जी, ये जो आरक्षण बिल पास हुआ है, ये चुनाव से जुड़ा हुआ फैसला है या फिर ये एक ऐसा फैसला है जो होना ही था? सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, हम उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से एक दबाव सा बना जा रहा था, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति आप भी बखूबी जानते हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं कि दो डोमिनेंट कास्ट यहाँ पर हैं, वोकलिगाल्स और लिंगायत, जो कि पिछले कई सालों से, खास करके येडियुरप्पा के सत्ता में आने के बाद आरक्षण की मांग को लेकर के काफी एजिटेशंस भी कर चुके हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते आए हैं। तो ये जो एक इसका बैकग्राउंड है, इसमें आज मौजूदा हालात ये है कि तमिलनाडु की तरह शायद हर जाति जो यहाँ पर है वह आरक्षण की मांग करती आई है, और मांग उनकी पूरी भी कुछ हद तक होती हुई आ रही है। और ये इसके चलते हुए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लिंगायत कम्युनिटी के मठाधीश जो थे वे धरना पर बैठे थे, सरकार पर प्रेशर बनाया, गृह मंत्री पर, जेपी नड्डा, सब पर उन्होंने दबाव बनाया था। उसके बाद वोक्कलिगा समाज, जो कि काफी वैसे तो फार्मिंग कम्युनिटी है, पर कर्नाटक में अगर देखा जाए तो काफी प्रॉस्परस और काफी डेवलप्ड कम्युनिटी है। उन्होंने भी ये एक दबाव, उनके मतलब पार्टियों से अलग होकर के जो वोक्कलिगा लीडर्स थे वह एक छत के नीचे आए और उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी के लिए आरक्षण की मांग की थी। गौरतलब बात यह है कि जब आरक्षण की बात पहले से होती थी, तो एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के हमने देखा है कि बीजेपी का क्या स्टांस रहा है और किस तरह से उसको खत्म करने की बात करते रहे थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि हर पार्टी के लिए मजबूरी है
कि वह आरक्षण की हर मांग को पूरा करती दिखे, क्योंकि चुनाव सर पर है। तो ऐसे में ये जो एक बहस हुई थी असेंबली में, सिद्धारामैया जो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जिस तरह से इसको भी रखा था बात में कि SC ST रिप्रेजेंटेशन जो है वह काफी कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसको लेकर के ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था उनका, क्योंकि वे खुद OBC कैटेगरी से के नेता हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि वह उनकी बात जरूर रखे SC ST की खास करके, क्योंकि अहिंदा मूवमेंट जो कि सब पिछड़ी जातियों को साथ ले, उसके वह फोर फ्रंट पे रहे हैं पिछले 2 दशकों से। तो ये जो एक मुद्दा छिड़ा था, उसको लेकर के जिस तरह से पूरा हुआ है, ये काफी सराहनीय है, और उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा, और ये बहुत जरूरी भी है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखिए कि 15 सीट जो कर्नाटक में हैं, जो कि ST रिजर्व्ड है, अभी भी 75 साल बाद भी उनको अगर कंपेयर किया जाए तो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स है। तो मतलब हालांकि अभी तक आरक्षण रहा है, जी। लेकिन उसको पूरा अभी तक फायदा नहीं मिला। विजय जी, आपने कर्नाटक की दो बड़ी जातियों का जिक्र किया। ये दो जातियां तो वहां की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखती हैं। क्या आदिवासी राज्य की राजनीति में कुछ मायने रखता है? देखिए, जहां तक SCs की अगर बात की जाए तो SCs का जो प्रेशर है वह काफी हद तक रहा है, और उनके लिए रिजर्वेशन भी थोड़ा बड़ा था, और काफी उनके एक्टिव लीडर्स कम्युनिटी के जो थे वह राज्य की राजनीति में सक्रिय थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो कि सबसे बड़े लीडर हैं कर्नाटक के SC कम्युनिटी से। उनके अलावा बाकी और नेता जो थे वह काफी हद तक दबाव सरकारों पर लगातार बना के अपनी मांगे जो है कुछ हद तक पूरी करते आए। लेकिन STs में शायद श्री रामुलु जो बिल्लारे हैं, जनार्दन रेड्डी के दोस्त हैं, वह पहले ऐसे नेता उभर के आए थे जो कि शेड्यूल ट्राइब्स की मांगे जो है कुछ हद तक फोर फ्रंट तक लेके आए थे, और एक प्रेशर ग्रुप की तरह उन्होंने बनाया था। यही कारण था कि हमने रेड्डी ब्रदर्स और की जो जीत देखते आए हैं पिछले 3 चुनावों में, वह उनकी जो एक लीडरशिप थी श्री रामुलु की, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वह सरकार पर दबाव बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे थे। अब ये बात श्री रामुलु किस तरह की अ, रणनीति करते हैं, या इसका राजनीतिक लाभ किस दल को होगा, ये पता नहीं, क्योंकि श्री रामुलु जो हैं, भले ही उनके ऊपर भी कई आरोप लगते आए हैं, लेकिन वे अपनी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ लगातार खड़े रहे हैं, उनके लिए काम किया है। और अब जो चुनाव का समय है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बदलेगा, कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो कि इन पिछड़े हुए इलाकों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, चाहे वह इन्वेस्टमेंट्स हो उन डिस्ट्रिक्ट्स में, या जिस तरह का एक डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, वह शायद अब उम्मीद की जा रही है कि आगे देखने को मिल सकता है। हमने हाल ही में देखा कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने आदिवासी आरक्षण बिल को खारिज कर दिया था। कर्नाटक में क्या सरकार ने इस चीज की तैयारी की है कि ऐसे हालात ना बने? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि जो एक 50% की जो एक सीमा होती है, अगर ये जो घोषणा की गई है, ये जब अप्रूवल के लिए जाएगी गेजेट बनने के लिए, तो शायद इसको भी वो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी के तहत शायद ना पारित किया जाए। चुनाव में जरूर हर राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहस आपको मालूम है कि महीनों सालों तक चलेगी, और उसके बाद अगर इसको स्क्रैप कर दिया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये मतलब एक लिप सर्विस थी सिर्फ। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है। एक पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पर देना जरूर चाहूंगा, और वो ये है कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले जब से आरक्षण शुरू हुआ है, तब से यही लिमिटेड सीट्स जो हैं, उन्हीं को ही आरक्षित आदिवासी जनजाति के लिए रखा गया है, जबकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे कि ट्राइबल कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो 6%, 8% या 7% है। उनको कभी खास करके जो कोस्टल बेल्ट है, जो उत्तर कन्नडा का इलाका है, कई जिले वहां पर ऐसे हैं जहाँ पे कि भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो रोटेशन की पॉलिसी, कायदे से डिलिमिटेशन जब जब भी हुई,
होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है, और यही कारण है कि यही सीट्स तब से शुरू से इस तरह से चलते आ रहे। अगर जिस तरह के रोटेशन हम देखते हैं कि कई बार उसमें होता है, तो शायद उस इलाके से कोई अच्छा नेता उभर करके जो मांगे हैं उनको आगे से बढ़ा सके। तो दिस इज जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन कि मतलब अगर रिजर्वेशन देनी भी है तो इस तरह से हो कि पूरे राज्य में जो आदिवासी कम्युनिटी है उनको इसका फायदा हो, न कि कुछ एक सीट्स हैं जहां पर कि एक जागीर बनाकर कुछ लोग बैठे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिससे कि लोगों को फायदा नहीं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके कुछ आदिवासियों ने कथित अत्याचार के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया था। लेकिन अब इस मामले में धार्मिक मोड़ आ गया है। 9 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच हुई घटनाओं पर जमीनी हकीकत जानने गए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि धर्मांतरण के चलते हिंसा हुई। सिविल सोसाइटी के मुताबिक नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के गांवों में आदिवासी लोगों के साथ हुई हिंसा हिंदू संगठनों द्वारा की गई है और एक अभियान के तहत मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जिन आदिवासी लोगों ने काफी समय पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, अब उनके ऊपर ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ आदिवासी लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि राज्य के अधिकारियों ने इस बात को नकार दिया है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के निदेशक इरफान इंजीनियर और ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम छत्तीसगढ़ के संयोजक ब्रिजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर तक नारायणपुर जिले के लगभग 18 गांवों और कोंडागांव जिले के 15 गांवों में सिलसिलेवार हमले हुए, जिसमें लगभग 1000 ईसाई आदिवासियों को उनके ही गांवों से विस्थापित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई ईसाई आदिवासियों पर लाठियों, टायर और डंडों से भी गंभीर हमला किया गया और उन्हें पीटा गया। ऐसे में कम से कम 2 दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि जांच टीम ने राहत शिविरों और गांवों का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों के साथ साथ ग्राम प्रधानों सहित गैर ईसाई आदिवासियों से भी बातचीत की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गांवों में ईसाई आदिवासियों पर किए गए अपराधों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ आए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सौंप दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से खामोश है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उच्च अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। उनका दावा है कि पिछले 4 वर्षों में ईसाइयों पर 380 हमले हुए हैं। सरकार ने अधिकारियों से आंखें मूंद लेने को कहा है क्योंकि वो 18 से 20 लाख ईसाई मतदाताओं को निशाना बनाकर हिंदू वोटों को हथियाना चाहती है। और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने वाले विधेयक को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बीच आज सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन का घेराव किया। हमारा जो गढ़वाला राज्य रायसिंह की जगह वो है तालाब का खोदवा है, बड़ा तालाब। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार खत्म होती नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ताधारी दल कांग्रेस 3 जनवरी को इसके विरोध में महारैली आयोजित करेगी। भूपेश बघेल ने राजभवन पर संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक को राज्यपाल लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है। विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पारित हुआ है। उन्होंने पूछा कि राज्यपाल का विधिक सलाहकार क्या विधानसभा से बड़ा हो गया है।
जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है। तो एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े हो गए वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया? जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। दरअसल आदिवासी आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सरकार ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के सवालों के जवाब भेज दिए हैं। वहीं रविवार को ही बिलासपुर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया को बताया कि इस जवाब पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बारीकी से अध्ययन के बाद और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर हस्ताक्षर करेंगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आम राय से 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनके लागू होने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुल आरक्षण 76% हो जाएगा। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य में एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक को राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इस पर साइन नहीं किए हैं। राज्यपाल के साइन होते ही राज्य में ये आरक्षण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार की धीमी चाल के चलते खिंचाई की है। पैनल ने 260 से ज्यादा डीनोटिफाइड, घुमंतु और अर्ध खानाबदोश जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में वर्गीकृत करने की बहुत धीमी प्रक्रिया पर केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। पैनल के मुताबिक इस साल फरवरी में शुरू की गई सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब योजना के तहत लाभों के अनुमोदन में देरी की गई है। ये योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग देना है, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका पहल प्रदान करना था। इस योजना के लिए 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक खर्च की जाएगी। खबरों के मुताबिक 26 दिसंबर की शाम तक सीड योजना के तहत कुल 5,400 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कोई भी स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही इनके लिए कोई राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि इस शीतकालीन सत्र में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में पैनल ने बताया था कि इसने पहले भी इन समुदायों के त्वरित और सटीक वर्गीकरण पर विभाग की अक्षमता पर चिंता जताई थी, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। पैनल के मुताबिक सरकार की धीमी चाल की वजह से इन समुदाय के लोगों की पीड़ा बढ़ेगी और वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए प्रचलित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पैनल ने उम्मीद जताई है कि सरकार समयबद्ध तरीके से और तेजी से काम पूरा करेगी। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि वे सीड योजना के लिए आवेदनों की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि राज्य और जिला स्तर की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज सुबह हमने अपने YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, केरल में एक लड़के को सरकारी नौकरी के सभी टेस्ट पास करने के बावजूद सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके दांतों की बनावट ठीक नहीं थी। प्रशासन का कहना है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। क्या आदिवासी लड़के को इस मामले में छूट दी जानी चाहिए थी? आपकी राय बताएं। इस सवाल के जवाब में
77% लोगों ने माना कि आदिवासी लड़के को इस मामले में छूट दी जानी चाहिए, वहीं 16% लोगों ने छूट के लिए मना किया, जबकि 7% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। दोपहर 3 बजे तक 1200 से ज्यादा लोग इस पोल में हिस्सा ले चुके थे। आपको बताते हैं कि आखिर हमने ये सवाल पूछा क्यों था। दरअसल केरल से ये मामला सामने आया है, जहां आदिवासी समुदाय के एक युवक को कथित तौर पर राज्य के वन विभाग में नौकरी से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसके दांत बाहर निकले हुए थे। केरल के पालक्काड जिले के अट्टापड़ी आदिवासी तालुक के रहने वाले मुथु ने आरोप लगाया कि बाहर निकले हुए दांतों के कारण उन्हें बीट वन अधिकारी की नौकरी से वंचित कर दिया गया था। मुथु ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बीट वन अधिकारी पद के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया था कि उनके दांत बाहर निकले हुए थे, जिसके चलते उनकी भर्ती रोक दी गई थी। मुथु ने बताया कि बचपन में एक दुर्घटना में उनके दांतों की विकृति हो गई थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं है कि वो इनको ठीक करा सके। मुथु के मुताबिक उनके दांत ठीक कराने के लिए कम से कम 18,000 रुपए लगेंगे। केरल के वन मंत्री ए.के. शशींद्रन ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक केरल लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। केरल लोक सेवा आयोग इस मामले में असहाय है। केरल पीएससी ने कहा कि ऐसे मामलों में केरल लोक सेवा अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ऐसे में अब ये उम्मीद है कि इस मामले में सरकार और संबंधित एजेंसियां कुछ इस तरह के उपाय करेंगी जिससे कि इस आदिवासी लड़के को रोजगार भी मिल सके और आने वाले समय में किसी और को इस तरह की अड़चन का सामना ना करना पड़े। अपने तीसरे सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे उत्तर पूर्व भारत की एक जानी मानी महिला क्रांतिकारी के बारे में, जिनका नाम है रानी गाइदिन्ल्यू। 1915 में जन्मी रानी गाइदिन्ल्यू भारत की नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेत्री थीं। उन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। वो महज 13 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई से जुड़ गई थीं। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में जन्मी रानी गाइदिन्ल्यू अपने माता पिता की 8 संतानों में से 5वें नंबर की संतान थी। 13 साल की उम्र में वो अपने चचेरे भाई के साथ हेराका आंदोलन से जुड़ चुकी थी, जो बाद में एक ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। उन्होंने नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन पर भी उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसका जमकर विरोध किया। 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजी सेना ने गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि आजादी मिलने के बाद वो जेल से रिहा हो गई थी। भारत सरकार ने रानी गाइदिन्ल्यू को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मणिपुर में ही उनकी याद में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दें। साथ ही अगर आप अपने को सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।